जी, तो उसी के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने पूछा था कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी। यहाँ देखिए लिखा है द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10%। 10% पर एनम एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40। अब ये 10% जो है, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा परचेज कॉस्ट का होता है। और परचेज कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी है? रुपीज 10 पर यूनिट। ये याद रखिएगा, या लिखा हो या ना लिखा हो, ये 10% होता ही होल्डिंग कॉस्ट होती परचेज कॉस्ट की, अगर परसेंटेज पे हो तो ये 10 रुपीज का 10% जो है, ₹1 जो है, ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी। ओके जी, अब आइएगा नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिए थे, तो यहां से जरा डिस्कस करते हैं। Khanji is in a process of reviewing to determine the optimal quantity to order for its stock item number BB16. Data pertain to evaluation is given as under: purchase price is ascertained at ₹112 per unit for deliveries below 5,000 unit at one time. Okay, अगर मैं 5,000 यूनिट से कम बाय करता हूं तो 112 प्राइस होगी। 5% discount is offered by the supplier if the purchase is between 5,000 or more but less than 10,000 units. ठीक है, as 10,000 or above discount of 8% is offered. ये वही दो डिस्काउंट आ गए। Cost of placing order is 700 per order. Storage cost is 25 per unit exclusive of interest on capital tied up in inventory, which is 10% of purchase price. यानी स्टोरेज कॉस्ट में अब दो कॉस्ट आएंगी, एक ₹25 और एक 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 24,000 यूनिट्स। ये मेरा डी आ जाएगा, एनुअल यानी जो टोटल है अब डिमांड। उसके बाद मैनेजमेंट is confused about quantity to be bought at one time, as stock is available in lots of 4,000 units or multiple of 4,000 units. वो कह रहा है कि management is confused about quantity to be bought at one time, as stock is available in lots of 4,000 or multiple of 4,000 units. You are required to advise management on the optimum or order size. Your calculation should be based in table showing all possible level of quantities to be bought. ठीक है जी। तो अब देखें मेरा यहाँ पर एनुअल डिमांड क्या है? 24,000। और मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 4,000 यूनिट से। एक टेबल की फॉर्म में 4,000, 8,000, 12,000, 16,000, 24,000, 20,000 और 24,000। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया भी था, अगर आपको याद हो।
तो प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ करें, इब्तिसाम और अलीशा। जी, लेट्स स्टार्ट। अब ये करूं क्वेश्चन या आप बताइए हो जाएगा? टेबल की फॉर्म में करना है इसको, टेबुलर फॉर्म में। जी बताइए। हो जाएगा सर, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें, चलें नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 इज सर ये जी फॉर्म वाला क्वेश्चन कर ले सर। आपने जो पिछला लेक्चर दिया था सर, ग्रुप में हम थे नहीं तो वो समझ नहीं आया, लेक्चर भी नहीं था। 11th क्वेश्चन आप कह रहे हैं मैं दोबारा करवा दूं? यस सर, क्योंकि सर पिछला लेक्चर हमने लिया नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं आता। ओके चलेगा, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं थोड़ा स्टार्ट लेता हूं, आप देखिएगा। मैं शेयर कर रहा हूं टेबल आपके साथ, स्लाइड। ओके अच्छा, अब मैंने टेबल बनानी है। हमने पढ़ा था कि जब टेबुलर फॉर्म हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज मीन कि मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दूंगा। अब इसको अगर हम पहले इसकी टेबल बना लें ऑर्डर साइज में, तो आपने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000 है और हम बाय कर सकते हैं 4,000 यूनिट्स एक टाइम में या मल्टीपल ऑफ 4,000 यूनिट्स। यानी इट मींस वी कैन बाय 4,000 units at one time. Our order size can be 8,000, 12,000, यानी इसका मतलब मैं 10,000 बाय नहीं कर सकता, 16,000, 20,000 एंड 24,000 और मैक्सिमम 24 ही है, तो मैंने 24 तक रखना है। इसके फौरन बाद हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी पूरे साल में मुझे कितने ऑर्डर्स देने हैं। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, डी ओवर क्यू, और ये मेरा क्यू है ऑर्डर साइज। तो डी मेरा कितना है 24,000, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 6 ऑर्डर्स। यानी अगर मैं क्वांटिटी 4,000 केजी वन टाइम मंगवाता हूं तो 6 टाइम साल में मुझे ये क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी। अगर 8,000 मंगवाता हूं तो 3 ऑर्डर्स देने होंगे, 12,000 मंगवाऊंगा तो 2 ऑर्डर्स देने होंगे, 16,000 मंगवाऊंगा तो 24,000 डिवाइड बाय 16, 1.5। 1.5, ओके, 1.2 एंड 1, 1.2 और 1, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। उसके बाद हमें 3 कॉस्ट निकालनी है, चूंकि यहाँ डिस्काउंट भी है। पहले परचेज कॉस्ट। जब मैं परचेज कॉस्ट लूंगा तो ये आपने माइंड में रखना है कि हमें डिस्काउंट कहां से ऑफर हो रहे हैं। क्वेश्चन के मुताबिक 5,000 यूनिट पर मेरा डिस्काउंट है 5%, तो 5,000 तो मैं बाई नहीं कर सकता, यानी 8,000 कर सकता हूं मिनिमम। यहां से मेरा 5% डिस्काउंट होगा, 8,000 क्वांटिटी अगर एक टाइम में बाय करूंगा, और 10,000 यूनिट या उससे ज्यादा अगर मैं बाय करूंगा तो 8% डिस्काउंट है। यानी इसका मतलब इससे आगे सारा 8% है। जितनी मर्जी क्वांटिटी मंगवाऊं, क्योंकि कम से कम 10,000 क्वांटिटी मंगवानी जरूरी है। अब परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? परचेज कॉस्ट पर यूनिट उसने हमें क्वेश्चन में दी है 112 विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर मैं 4,000 क्वांटिटी एक टाइम में बाय करता हूं, इट मींस कि मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पूरे साल में मैंने जितनी क्वांटिटी मंगवानी है, डी इंटू 112 इंटू डिस्काउंट परसेंटेज, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये मैंने आसान कर दिया, जरा इसके मुताबिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी मेरा कितना है पहले केस में 40, डी तो सबकी सारे ओवरऑल पूरे साल में तो एक ही क्वांटिटी मंगवानी है 24,000, तो 24,000 इंटू 112, और इसमें चूंकि कोई डिस्काउंट नहीं है तो ये मेरी परचेज कॉस्ट आ जाएगी 2688,000, 2688,000।
अगर मैं एक टाइम में 8000 मंगवाता हूं तब भी पूरे साल में मैंने उतनी ही क्वांटिटी मंगवानी है, लेकिन अब मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा। जब 5% डिस्काउंट मिलेगा तो ये मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी 2,553,600। और ये कैसे कैलकुलेट किया? D इंटू 112, यानी D है 24,000 इंटू 112 इंटू 95%, क्योंकि 5% डिस्काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 8% डिस्काउंट हो तो फिर ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 23,49312। और आगे चुके 8% डिस्काउंट है तो मेरी कॉस्ट यही रहेगी 23,49312, 23,49312, 23,49312। ठीक है जी। सर ये ये एनुअल परचेज कॉस्ट 2349 कैसे 2349 कैसे है सर? ये 2472 होना चाहिए। ओके, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 24,000 इंटू 112 इंटू 0.92, 8% है ना जी। सॉरी, ये आप ठीक कह रहे हो। ये सारा मैं एक चेंज कर 2472 रहा हूँ। हाँ जी, ये मैं एक 960 एक देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये सब में एक ही अमाउंट आएगी। ठीक है जी, 2472। 7296। आई थिंक मैंने इसका 92% शायद ले लिया। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास दो कॉस्ट और आनी है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल सीओ। अच्छा, एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है क्वेश्चन के मुताबिक, जरा देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹700, यानी मैंने जितने ऑर्डर्स हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको 700 से मल्टीप्लाई करना। यहां नंबर ऑफ ऑर्डर 6 है, 6 इंटू 700 4,200, 3 इंटू 700 2,100, 2 इंटू 700 1,400, 1.5 इंटू 700 1050, 1.2 into 700 840, and 1 into 700 700। ये एनुअल सीओ आ गया। अब मुझे एनुअल सीएच चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, Q/2 इंटू सी एच। अब Q तो हमारे पास है, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे CH। और CH कितना है? यहाँ क्वेश्चन में 2 CH है। क्वेश्चन के मुताबिक वो कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट इज 25 पर यूनिट। पहली चीज तो है उसने कहा 25 पर यूनिट, लेकिन प्लस उसने फर्दर कहा है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री व्हिच इज 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट 112 है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 11.2 प्लस 25 36.2। लेकिन ये CH कहां लगेगी? when there is no discount। लेकिन अगर 5% डिस्काउंट होगा तो CH कितना होगा? 25 प्लस 10% ऑफ 112 इंटू 95%। क्योंकि 5% डिस्काउंट होने की वजह से मेरी परचेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो 112 का 95% लिया और इसका 10% लिया और इसमें प्लस कर दिया 25 में, तो ये बन जाएगा मेरा 35.64, यानी मेरी CH आ जाएगी 35.64। ये कहां पर होगी, किस जगह अप्लाई होगी? वेयर डिस्काउंट इज एट 5% डिस्काउंट लेवल, जहां पर जिस क्वांटिटी में मुझे 5% डिस्काउंट मिल रहा है। और जहां पर 8% डिस्काउंट मिल रहा है वहां पर CH मेरी और चेंज हो जाएगी, 25 प्लस 10% ऑफ 112 इंटू 92%, क्योंकि 8% डिस्काउंट हो जाएगा। अब 112 का 92% लिया पहले हमने,
और इसका फिर 10% लिया और प्लस कर दिया इसमें 25, तो दिस इज 35.304। ये अब मेरी 3 होल्डिंग कॉस्ट है। ये याद रखिएगा कि पहली जो आपकी कॉस्ट है वो वहां पर अप्लाई होगी जहां कोई डिस्काउंट नहीं है, दूसरी वहां अप्लाई होगी जहां 5% डिस्काउंट है, और तीसरी वहां अप्लाई होगी जहां 8% डिस्काउंट अवेलेबल है। इन शॉर्ट, अगर आप देखें कि ये जो 4000 यूनिट्स आ रहे हैं इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन में यहां शो कर देता हूं। कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q/2 इनटू इसकी CH में लूंगा 36.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72,400। अच्छा, अगर हम 8000 यूनिट मंगवाते हैं तो डिस्काउंट कितने परसेंट है, 5%। तो यहां पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 8000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये Q/2 इनटू CH, और यहां CH मेरा जो अप्लाई होगा वो 35.64 है, क्योंकि यहां 5% डिस्काउंट है। तो 35.64 इंटू 8000 बाई 2 142,560, और तीसरे से ऑनवर्ड एक ही CH लगेगी। ठीक है, अब 12,000 यूनिट की मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूं। 12,000 डिवाइडेड बाय 2 Q/2 इंटू, और यहां CH लगेगा 35.304, which is equal to 211,824। और इससे अगली वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अगली कैलकुलेशन में 16,000 बाई 2 इंटू दिस, अगली कैलकुलेशन में 20,000 डिवाइड बाई 2 इंटू दिस। इस तरह ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। एंड पे एक कॉलम बनाना है आपने टोटल का। अब टोटल में क्या क्या ऐड करना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड 3, परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल CO, एनुअल CH, ये तीनों को प्लस करके अमाउंट यहां लाइएगा। ये 6 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। इनमें से जो मिनिमम होगी, यकीनन मिनिमम जो है वो आपकी यही कैलकुलेट होगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये मिनिमम, इसके सामने जो क्वांटिटी आ रही है 12,000, दैट शैल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप होपफुली इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद छोड़ा, इसको कंप्लीट आप खुद करें। ठीक है, यानी आपने तीनों कॉस्ट को प्लस करना है, और इनमें से जहां टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम आएगी वहां पर हमारा बेस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा। राइट, अब इसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना है आपने। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल ऑन EOQ। इसमें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इज 40,000 यूनिट्स। ये हमारा डी हो गया। एंड परचेज प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹10,800। ठीक है, ये परचेज प्राइस है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 16,200, ये CO, and cost of holding is estimated to be 1,440 per unit CH। ये तो डाटा बड़ा क्लियर दिया हुआ है। यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट EOQ। पहले आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लेनी। फाइन, ये तो इजीली निकल आएगा। दूसरा देखें, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट if the purchase price is expected to reduce by 10%। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोबारा बार बार ये एक्सरसाइज करनी है आपने। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि बताइए, अगर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में कमी आ जाती है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में 10% रिडक्शन होती है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी कितनी है, 10,800, यानी ये अगर 10% आ जाती है तो बताइएगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट।
ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान में रखिएगा, बेशक ये डिस्काउंट मॉडल नहीं है, लेकिन जब मैं यहां पर पहली रिक्वायरमेंट में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो इसमें परचेज कॉस्ट को भी मैं अकाउंट फॉर करूंगा। उसकी रीजन क्या है कि कोई अगली रिक्वायरमेंट में वो क्लियरली लिख रहा है कि अगर परचेज प्राइस चेंज होती है 10% कम होती है तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने दोबारा कैलकुलेशन करनी है, ईओक्यू तो सेम रहेगा लेकिन एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके बाद आप परसेंटेज में उसको मेजर करोगे। ठीक है, थर्ड वो कह रहा है कैलकुलेट percentage increase or decrease in annual inventory cost if per order cost is expected to reduce by 20%। अब वो कहता है कि अगर आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट चेंज हो जाती है, पर ऑर्डर कॉस्ट रिड्यूस होती है 20%, तो फिर तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेंज होगा तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी चेंज होगी, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट चेंज होगी तो आपने उसको परसेंटेज में मेजर करना है कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फोर्थ में भी यही चीज पूछ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इफ पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड बाय 15%। अगर पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट 15% इंक्रीज होती है तो कॉस्ट क्या होगी। ओके, इसमें सिर्फ मैं फर्स्ट और लास्ट पार्ट आपको कर देता हूं, बाकी सेकंड और थर्ड सेम इसी तरह होंगे। मैं खुद दो छोड़ रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं आपके सामने दो पार्ट ताकि खुद इसको सॉल्व करें। जी, अब क्वेश्चन में देखें, सबसे पहला हिस्सा जो है वो तो आपने कैलकुलेट करना ही करना है, उसके बगैर तो सॉल्व नहीं होगा। नंबर वन, ईओक्यू, और ये कैसे निकालेंगे, 2COD ओवर CH। पहले तो इसको कैलकुलेट करें, स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 12, 2CO, ऑर्डर कॉस्ट हमारी कितनी है, ऑर्डर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया 16,200, और डी डिमांड, एनुअल डिमांड हमारी 40,000 यूनिट्स, होल डिवाइडेड बाय CH, और CH है 1440 per unit। So please calculate the economic order quantity। 948 जी, 948 949। ठीक है, और चूंकि ये यूनिट्स में है तो मैं इसको यूनिट्स ही लिख रहा हूँ, 4949 यूनिट्स जो है वो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। यहां पर अब एनुअल इन्वेंट्री को एनुअल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, और जैसे मैंने बताया कि इसमें मैं परचेस कॉस्ट भी लूंगा। अब पूरे साल में मैंने 40,000 यूनिट्स बाय करने हैं, 40,000, और एक यूनिट जो है उसकी परचेस कॉस्ट दी हुई है 10,800, और इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कोई काफी बड़ी अमाउंट आएगी तो रुपीस इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी आएगी, 432,000, 432,000। ठीक है, अब एनुअल CO कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल CO कैसे निकलते हैं, डी, पूरे साल में मुझे 40,000 चाहिए, एक टाइम में मैं 949 मंगवा रहा हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 16,200 है। इसको भी थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज 683, राउंडिंग में 683। और इसी तरह एनुअल CH अगर कैलकुलेट करूं तो Q/2 इंटू CH है 1440,
which is also 683. जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे एनुअल सीओ और एनुअल सीएच अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। इसको प्लस करते हैं 4,333,666। ओके, अब मैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 में आता हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इफ पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। यानी अगर वो कह रहा है कि सीएच जो है पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट अगर मेरी 15% इंक्रीज होती है तो फिर कितनी हो जाएगी? पहले कॉस्ट थी 1440, इसको अगर मैं 15% इंक्रीज करूं तो 1.15 कर देता हूं तो ये खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। 1656 आ गई मेरी नई होल्डिंग कॉस्ट। सिंपल 1440 का 15% लिया और इसमें प्लस कर दिया। तो प्लस करने का कॉस्टिंग में आसान तरीका यह है कि या कैलकुलेशन में कि 1 प्लस हम इंटरेस्ट परसेंटेज कर देते हैं यानी 1.15, और अगर 15% रिड्यूस होती तो हम 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, अब जब न्यू सीएच आई तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालता हूं। जो चीज चेंज हुई है सिर्फ वो पुट करनी है। 2 into सीओ सेम है, सीएच डी सेम है, लेकिन सीएच जो है वो 1440 की बजाय 1656 लेंगे अब हम, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। बताइएगा कितने आंसर आया? 885 883.5 885 885। जी सर। ओके जी, अच्छा 885 यूनिट्स आ गए। अब मुझे इन यूनिट्स पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, जो मैं इसके सामने ही निकाल देता हूं। परचेज कॉस्ट मेरी सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो ये तो आएगी 432,000। उसके बाद एनुअल सीओ, इसमें यकीनन चेंज आएगी क्योंकि पहले आप 949 मंगवा रहे थे, अब कह रहे हैं 885 मंगवाओ। तो ये कितनी आएगी अमाउंट? 40,000 डिवाइडेड बाय 885, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, और मल्टीप्लाई बाय जी 16,200 पर ऑर्डर कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करते हैं जी। 40,000 732 डिवाइडेड बाय 8 जी 732 732। ओके, अब इसी तरह हम एनुअल सीएच कैलकुलेट करते हैं। तो अब ईओक्यू 885 है डिवाइडेड बाय 2 इनटू अब जो न्यू सीएच है 1656, तो कैलकुलेट करें, ये भी अप्रोक्सीमेटली वही आएगा 733 733। ओके, अब इसको प्लस कर लें 433,465। थैंक यू। ओके, इससे पहले कॉस्ट कितनी थी? 433,366। अब कॉस्ट आई है 433,465। इज देयर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट? यस, देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट। और इंक्रीज इन कॉस्ट कितनी आ रही है? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 433,465 माइनस 433,366, तो कितनी इंक्रीज हुई जी? 99। ठीक है जी। अब परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? परसेंटेज इंक्रीज लेने का तरीका क्या है? जितना इंक्रीज हो रहा है उसको
इस कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे जो पहले थी, ये हमारी बेस बन जाएगी 433,366 into 100, which is equal to 0.02%, ठीक है, which is negligible, तो 0.02% इंक्रीज हो रही है। कि इस तरीके से आपने पार्ट करने हैं, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी, ठीक है जी। अब दोबारा शेयर करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ये जरा डिफरेंट किस्म का होता है क्वेश्चन। इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, ये हमने क्लास में उस तरह डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि वैसे गिवन भी नहीं है आपके बुक में उस तरीके से डिटेल में, लेकिन इसमें क्वेश्चन 2 मरतबा पेपर में आ चुका है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। जी देखें, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल डिटरमिन करें। सेफ्टी स्टॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एक फार्मूले के थ्रू, ठीक है। और नॉर्मली अगर सेफ्टी स्टॉक आएगा तो हम यही यूज करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर ये वाला मेथड जो मैं करने लगा हूं, ये वहां यूज होगा व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। और याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटीज वहां गिवन होती हैं जहां अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वहां पर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटीज में, और अब इसकी मदद से हमें बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल चाहिए। ओके, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ऑर्डर साइज की बात करता हूं। बेस्ट ऑर्डर साइज हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, और हमने ये पढ़ा था कि इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन इज व्हाई। भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारी एनुअल कॉस्ट जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो मिनिमम हो जाए। और इसकी कॉस्ट में हमने कौन कौन सी कॉस्ट शामिल की थी? सिर्फ 2 कॉस्ट शामिल की थी, CH और CO। लॉजिकली जरा समझना इस पॉइंट को, क्योंकि मैं वहां पर लाना चाह रहा हूं कि यहां पर मैं कौन कौन सी कॉस्ट लूंगा। देखें, जिस वक्त मैं कहता हूं कि कितनी क्वांटिटी मुझे बाय करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि बाइंग यानी ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर आने तक जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी शामिल होगी। यानी मीन जब मैं ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डर के दौरान कितनी कॉस्ट लगेगी, और फिर ऑर्डर आने बाद मेरी कितनी कॉस्ट होगी। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने माइंड में रखे। ऑलवेज रिमेंबर, कॉस्टिंग के अंदर जिस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उससे पिछली कॉस्ट नहीं चाहिए होती, उससे अगली कॉस्ट जरूर चाहिए होती। सेम इसी तरह जब मैं बात करूंगा आपसे सेफ्टी स्टॉक लेवल डिटरमिन करना, तो इस सेफ्टी स्टॉक में भी मुझे वो लेवल चाहिए जहां मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब कौन सी कॉस्ट मिनिमम हो जाए? अब सवाल ये है कि कौन सी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब अगेन जरा देखते हैं सेफ्टी स्टॉक कॉस्ट। अब यहां पर याद रखिएगा, ऑर्डर कॉस्ट से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक मुझे स्टॉक आने के बाद मेंटेन करना है। तो इसका ऑर्डर कॉस्ट कम हो, ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा हो, सेफ्टी स्टॉक लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट अगर कम ज्यादा यूनिट हुआ तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है, ये मैं इस तरह समझा देता हूं आपको। जैसे ये आपने सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा है, ये सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है। ये जितना भी नीचे नजर आ रहा है ये सेफ्टी स्टॉक है। अगर मैं ज्यादा इसको इसको सेफ्टी स्टॉक को ज्यादा रखता हूँ, ज्यादा यूनिट होल्ड करने पड़ेंगे। अगर इसको कम करता हूं तो कम यूनिट होल्ड करने पड़ेंगे। इसकी वजह से मेरी होल्डिंग कॉस्ट चेंज होगी। तो लिहाजा पहली चीज तो डिसाइड हो गई होल्डिंग कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सेफ्टी स्टॉक हम रख क्यों रहे हैं, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट।
हम स्टॉक आउट कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए ये कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं स्टॉक आउट कॉस्ट को अवॉइड करूंगा तो इसका मतलब दूसरी कॉस्ट मेरी लिंक हो गई स्टॉक आउट। तो दूसरी कॉस्ट जो है वो स्टॉक आउट कॉस्ट है, जिसको हम ऐसे नॉर्मली पूरा लिखते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो याद रखिएगा सेफ्टी स्टॉक जब प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन आएगा तो आपने दो कॉस्ट निकालनी है, एक CH और CSO यानी स्टॉक आउट कॉस्ट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा टोटल जो आएगा, जहां पर ये मिनिमम हो जाएगा वही मेरा बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। अच्छा, अब यहां पर ऑब्वियसली दो चीजें माइंड में रखनी है आपने, इन दोनों कॉस्ट में वेरिएशन कैसे आएगी। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक हाई रखता हूं, ठीक है जी, यानी सेफ्टी स्टॉक में ये हाई रखता हूं, ये वाला पॉइंट देखिएगा, तो ज्यादा यूनिट होल्ड करने पड़ेंगे, ज्यादा यूनिट होल्ड करने पड़ेंगे तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ज्यादा सेफ्टी स्टॉक लेवल रखने से स्टॉक आउट मेरे चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। और अगर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक लेवल में कम रखता हूं तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट हाई हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है जो CH और CO में है। यहां पर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर हम ऑर्डर साइज ज्यादा रखता था, हाई करता था, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट हाई हो जाती थी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर कम होने से मेरी ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाती थी। और अगर ऑर्डर साइज कम करूंगा तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, लेकिन कम ऑर्डर मंगवाने की वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होने से होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो कॉस्ट आएगी वो होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। अब इसको कैसे हैंडल करने, इज वेरी सिंपल। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी और स्टॉक आउट कैसे कैलकुलेट होगी, पहले इसकी डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पर हम CH कैसे निकालते थे, एनुअल CH। प्लीज आपने फिर किसी ने ऑन किया हुआ है, फातिमा अफजल, आप अपना ऑडियो ऑफ करें। आप लोगों को सेवरल टाइम प्लीज कहा है कि इसको फॉलो किया करें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बताओ आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा, सिर्फ 1 मिनट। ओके, यहां पे हम CH कैसे निकालते थे, एनुअल CH Q/2 इंटू CH, सिंपली Q/2 इंटू CH। लेकिन यहां जब मैं होल्डिंग कॉस्ट निकालूंगा, यहां हम सिर्फ CH को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से इनटू सेफ्टी स्टॉक से। यहां Q/2 क्यों नहीं कर रहा, रीजन इसलिए कि सेफ्टी स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जो एवरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना होता है, यानी इसमें वेरिएशन नहीं आती। और क्यू है वो ये है कि यहां से स्टॉक मंगवाया, जैसे इस ऑर्डर तक पहुंचा उसके बाद नया स्टॉक आ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ता गया, तो इसके अंदर वेरिएशन नजर आ रही है। और होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक लेवल इन नॉर्मल कंडीशन ये चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। ठीक है, और स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में दी होती है पर स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर एक दफा स्टॉक आउट होगा तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो उसमें आप सिंपली जितने यूनिट स्टॉक आउट हो रहे हैं और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर स्टॉक आउट कॉस्ट से, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर निकलेगा। अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में भी ये क्वेश्चन आया था हमारा इससे रिलेटेड। ठीक है जी,